हाई वेलकम ऑल ऑन यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। और मेरा ये वीडियो है रिगार्डिंग जो बच्चे गेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या जो गेट को टारगेट कर रहे हैं 2025 के 2025। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दिस टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आरसीसी। तो मैंने आज एक टॉपिक उठाया है, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम द आरसीसी। तो एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ, उस टॉपिक का बेसिक और क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ 2025 में, 2024 में, 2023 में, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म और यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म। हमारा जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी ये चंडीगढ़ में, किसने, चंडीगढ़ सेक्टर 34। ओके, एंड इफ़ यू वांट online classes, so you can join us on the Europedia. So you can join us on the Europedia. So आप सर्च कर सकते हो, Europedia is there. So ऑनलाइन के लिए यूरोपीडिया, ऑफलाइन के लिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट, राइट। चलिए हमारी जो क्लासेस हैं वो 1 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन विद अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ योर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। मेरा जो टॉपिक है वो है सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शंस। ठीक है, अब चलो थोड़ा आप समझो। देखो, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है। आई हैव अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम। मैंने ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम ड्रॉ कर दिया। मैंने ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे एक बीम ड्रॉ कर दिया। लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम। अब इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम का जो विड्थ मार्क किया स्मॉल बी गिवन होगा आपको सवाल के अंदर, और इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की ओवरऑल डेप्थ आपको गिवन है कैपिटल डी। तो जब भी हम अपनी बीम में जो मेन स्टील है जो टेंशन को रेजिस्ट करेगा, इसे सिर्फ हम टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करते हैं। लेट दिस इज द टेंशन जोन। हमारा जो मेन स्टील है इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली ऑन द टेंशन साइड ऑफ द सेक्शन। तो इस तरह के सेक्शन को हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। जब मेन स्टील सिर्फ और सिर्फ टेंशन वाली साइड में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरह के सेक्शन को क्या बोलते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब ये जो मेरा बीम डिज़ाइन है, तो हमारे पास जो टॉपिक चलता है वो होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, कोलैप्स इन फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग। तो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर में जब हम एंटर करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जो है वो एजम्पशन स्टडी करते हैं। तो जहाँ जहाँ हम फ्लेक्सर वाली चीज़ की बात करेंगे, जैसे स्लैब की बात करते हैं, राइट। अगर मालूम इवन कॉलम की बात भी करें, जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन द कंप्रेशन है, वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन कॉलम में भी पहली जो 5 एजम्पशन है आपकी फ्लेक्सर वाली वो वैलिड है। उसके बाद 2-3 और नई एजम्पशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजम्पशंस निकल के आती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस के ऊपर आपको डायरेक्टली सवाल भी मिलते हैं। और इवन जो आपका गेट 2023 वाला और मॉर्निंग वाला जो सेशन है, एजम्पशन से एक सवाल आया था, ठीक है। ये जो आपका गेट 2023 आपका जो मॉर्निंग वाला सेशन था, 4 नून वाला, यहाँ पे सवाल था। और आफ्टरनून के सेशन में न्यूमेरिकल था सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले एजम्पशंस की। सो व्हाट एजम्पशंस दैट वी हैव। पहला एजम्पशन, और काफ़ी कॉमन है, मेरे ख्याल से सभी ने इसको गो थ्रू भी किया होगा, वेरी कॉमन एजम्पशन दैट वी हैव। और पहला एजम्पशन है प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। दिस इज नॉट इन केस ऑफ दिस LSM, इवन इन WSM आल्सो सेम एजम्पशन है। तो प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, हमारे जो प्लेन सेक्शन है वो बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद क्या मिलेंगे आपको, प्लेन ही मिलेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब निकल के आता है कि स्ट्रेन प्रोफाइल हमारा लीनियर है। नाउ जस्ट हैव अ लुक, मेरा ये स्ट्रेन डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फ्रेमिंग द स्ट्रेन डायग्राम,
तो ये मेरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम हो गया। लेट दिस वी हैव अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम। और यहाँ पे कहीं मैंने ये न्यूट्रल एक्सिस मार्क कर दिया। हाउ टू फ्रेम द न्यूट्रल एक्सिस दैट आई विल टेल यू, कैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालते हैं ये हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल के लिए ये सेक्शन का विड्थ बी, सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ डी चेक करना। और जहाँ पे आपका मेन स्टील प्रेजेंट है, तो ये जो मेरा मेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, मेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के सेंट्रॉइड तक, टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेके होल अप टू सेंट्रॉइड ऑफ दिस मेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, इसे आप बोलते हो यहाँ पे क्या, इसे आप बोलते हो इफेक्टिव डेप्थ। दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। अब चेक करना, अब मेरा यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम बनने वाला है, जो मेरी फर्स्ट एजम्पशन है। अब जितना भी आपका डायग्राम बनेगा, चाहे वो स्ट्रेन डायग्राम है चाहे वो स्ट्रेस डायग्राम है, वो अप टू सेंट्रॉइड ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट तक ही बनेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो भी बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये, अब हमने बोला प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। व्हाट इट मीन, इट मीन्स हमारा जो स्ट्रेन प्रोफाइल है वो कैसा है, वो लीनियर है। तो पहले तो मैंने इसको मार्क कर दिया न्यूट्रल एक्सिस। ये जो रेड वाली लाइन है ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, तो बेंडिंग स्ट्रेन और बेंडिंग स्ट्रेस इस एक्सिस पे जीरो निकल के आता है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस जो सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास करेगी। अभी के लिए आपको सेक्शन कैसा दिख रहा है, इसमें कंक्रीट और स्टील दोनों प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगा मेरा न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेक्शन के जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन होगा उसके सेंट्रॉइड से पास करेगी। अगर मान लो यहाँ पे स्टील नहीं होता, ये प्योर कंक्रीट का मेरे पास एक बीम होता, तो जितना भी ओवरऑल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस कैपिटल D/2 कैपिटल D/2 फ्रॉम टॉप और बॉटम दोनों में मिलता। लेकिन अभी के लिए मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी। चलिए वो भी देखेंगे। तो पहला जो एजम्पशन है, प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, व्हाट इट मीन, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेन प्रोफाइल है वो लीनियर है। ये लो ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेन प्रोफाइल। स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर, और दोनों को मैच कर लेते हैं। प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर। ये लो, हमारा जो स्ट्रेन प्रोफाइल है वो कैसा है, लीनियर है। चेक करना, एक तो ये निकल के आया, दिस इज द स्ट्रेन प्रोफाइल, ये निकल के आ गया स्ट्रेन प्रोफाइल, ये लीनियर है। इज इट ओके। सेकेंड, इस चीज़ को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग लाइक दिस वन आल्सो। ये मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो करूँ बीम का, ये कुछ बीम ऐसे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीम कुछ ऐसे है, थोड़ा समझ के चलना। अब बीम है तो इस पर लोड पड़ेगा, डेफिनेटली बेंडिंग विल टेक प्लेस। तो ये हमारा बीम कुछ ऐसे बेंड हुआ, दिस इज द बेंडिंग बेसिकली, ओके। और इसको थोड़ा सा चाहे कम भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इसी से काम चलाते हैं। अब ध्यान देना ज़रा, तो हम ये बात कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको स्ट्रेन कैसा मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, और इस एक्सिस को हम नाम क्या करते हैं, वी आर नेमिंग इट द एक्सिस ऑफ द मेंबर, ये एक्सिस ऑफ द बीम। तो चेक करना, अगर मैं इस पॉइंट से एक डिस्टेंस ऊपर उठा, लेट दिस डिस्टेंस बी द y1, मान लो मैं y1 ऊपर उठा, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेन मिला वो ε1 है। अगर मैं इस डिस्टेंस से, मतलब इसी पॉइंट से y2 डिस्टेंस ऊपर उठता हूँ, रेड वाला चेक करना, ये y2, तो मुझे जो स्ट्रेन मिल रहा है इसको मैं ε2 बोल रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ε1 स्ट्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस y1 फ्रॉम द एक्सिस, दिस रेड वाला जो डॉट है वहाँ से, और जो y2 डिस्टेंस है इसके कोरस्पॉन्डिंग में स्ट्रेन कितना मिला, ε2। अब ये जो मेरे स्ट्रेन है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो मेरा y2 है वो y1 का डबल है, इफ़ आई एम सेइंग द y1 और y2, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि y2 इज़ द 2 टाइम्स ऑफ द y1, तो जो स्ट्रेन निकल के आएगा y2 डिस्टेंस के ऊपर वो ट्वाइस होगा किसका, जो आपको y1 पे मिला होगा। ये बोलने मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेन प्रोफाइल है वो लीनियर है। मतलब अगर आप एक यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, वहाँ पे स्ट्रेन मिला आपको एप्सिलन, तो उसका ट्वाइस डिस्टेंस ट्रैवल करने पे स्ट्रेन कितना मिलेगा, उसका 2 टाइम्स मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कैसी वेरिएशन मिल रही है, लीनियर वेरिएशन मिल रही है। अब जैसे जैसे इस पॉइंट से
दूर जाते जाओगे आपका जो स्ट्रेन है वो बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे मिलेगा? मैक्सिमम स्ट्रेन मिलेगा आपके एक्सट्रीम फाइबर पे। दिस इज एक्सट्रीम फाइबर। वाई एक्सट्रीम? बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम ऑफ द सेक्शन। दिस इज अगेन एक्सट्रीम फाइबर, दिस इज आल्सो द एक्सट्रीम फाइबर। इज इट ओके? नाउ चेक करना, ये पहला अजम्पशन है कि हमारा जो स्ट्रेन प्रोफाइल है वो कैसा है, वो लीनियर है। ठीक है, चलिए दूसरा अजम्पशन, सेकेंड अजम्पशन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। कंक्रीट में कितना मैक्सिमम स्ट्रेन ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन। सो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग। तो कंप्रेशन भाई ऊपर आ रहा है, ये वाली वैल्यू, ये कोड बोलता है 0.0035। मैक्सिमम हम बेंडिंग के कारण कंक्रीट में इतना स्ट्रेन अलाउ कर सकते हैं कंप्रेशन में। कंक्रीट में बेंडिंग के कारण कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम कितना आप स्ट्रेन अलाउ कर सकते हो, इतना स्ट्रेन आप अलाउ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि कैसे पता चला कहाँ पे टेंशन है कहाँ पे कंप्रेशन है, तो फिलहाल इतना ध्यान रखना, कंक्रीट इज एक्सट्रीमली गुड इन टेकिंग कंप्रेशन बट वेरी पुअर इन टेकिंग टेंशन। तो टेंशन में कंक्रीट आपका पुअर है, टेंशन में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने स्टील को एज अ रिन्फोर्समेंट के तौर पे यूज़ किया है। तो जिस जोन में आपको यहाँ पे स्टील एज अ रिन्फोर्समेंट के तौर पे दिख रहा है, आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे टेंशन वाला जोन है और ऊपर यहाँ पे क्या है, ये कंप्रेशन वाला जोन है। सो टेंशन एंड कंप्रेशन विल बी देयर। इज इट ओके? नाउ ये तो हुआ दूसरा अजम्पशन। तो सेकंड अजम्पशन क्या निकला? सेकंड अजम्पशन ये निकला कि आपका जो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन है कंक्रीट में मैक्सिमम कितना एक्सट्रीम फाइबर पे 0.0035। ठीक है, अच्छा तीसरा अजम्पशन जो होता है, थर्ड अजम्पशन दैट वी हैव, देख लो सेकंड अजम्पशन मैंने अभी आपके सामने लिखा है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग, ये कितना है? ये है 0.0035। ठीक है जी, ये कोडल वैल्यू है भाई। तीसरा थर्ड assumption that we have, third assumption that is the stress strain diagram for concrete is non-linear। जबकि हम WSM में देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, तो ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम निकल के आता है कंक्रीट के लिए वो लीनियर होता है। ठीक है, लेकिन LSM में ये नॉन लीनियर है। चलिए ये भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं आपको एक्चुअल यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके दूँ, तो ये मेरी एक्स एक्सिस स्ट्रेन का एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है ये स्ट्रेस का एक्सिस है। एक्स एक्सिस स्ट्रेन का एक्सिस, वाई एक्सिस स्ट्रेस का एक्सिस। अब चेक करना, एक्चुअल जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कुछ ऐसा है, ऐसा। दिस इज अ एक्चुअल, नॉट डिज़ाइन। एक्चुअल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए? कंक्रीट के लिए। ठीक है, ये एक्चुअल है, लेकिन हमें डिज़ाइन कर्व की बात करनी है। तो डिज़ाइन कर्व कैसा है? डिज़ाइन कर्व ऐसा है, जस्ट हैव अ लुक। तो एक्स एक्सिस में स्ट्रेन, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन और वाई एक्सिस में स्ट्रेस। एक्स एक्सिस में स्ट्रेन, वाई एक्सिस में स्ट्रेस। तो चेक करना, देखो कर्व कैसा है। तो इनिशियली हमारे पास जो पार्ट है इसका वो पैराबोला है। इनिशियल पार्ट इज द पैराबोला। दोबारा ड्रॉ करता हूँ। इनिशियल पार्ट इज द पैराबोला और इसके बाद हमारा जो पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसे। ठीक है जी। तो जहाँ तक कर्व आपका पैराबोलिक होता है, द पॉइंट अप टू विच कर्व इज पैराबोलिक, इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेन है वो है 0.002। जहाँ तक कर्व आपका पैराबोलिक है इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेन है वो है 0.002। ये स्ट्रेन की वैल्यू है, ध्यान रखना। और मैक्सिमम स्ट्रेन, देखो ये तो स्ट्रेन की एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना हम अलाउ कर सकते हैं अपने कंक्रीट में? मैक्सिमम स्ट्रेन, तो आंसर है 0.0035। इज इट ओके? और चेक करना, ये जो आपका 0.002 स्ट्रेन वाला पॉइंट है,
इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो हम स्ट्रेस लेके चलते हैं दैट इज द एफ सी के। बोला मतलब क्या है, ये मेरा जो कंक्रीट का क्यूब है मैंने उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ली है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्यूब आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कर्व हमें मिलता है। तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम आइडियलाइज्ड कर्व बोलते हैं जो क्यूब के लिए होता है। ये जो कर्व है ये क्या शो करता है, ये आइडियलाइज्ड कर्व है। किसके लिए, आइडियलाइज्ड कर्व है फॉर क्यूब, ये क्यूब के लिए आइडियलाइज्ड कर्व, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जब हम टेस्टिंग करते हैं तो भाई साइज ऑफ मेंबर इज नॉट 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, क्योंकि जो कंक्रीट का क्यूब बना वो 150 बाई 150 बाई 150 साइज का बना। एक्चुअल साइज ऑफ मेंबर इज नॉट दैट वन ना। नाउ व्हाट कोड इज सेइंग कि आपने 33% स्ट्रेंथ को कम कर देना है। मतलब जब आप इस एफ सी को 1.5 से डिवाइड करते हो, चेक करना है कितना आ रहा है। मान लो कहीं यहाँ पे देखो, अभी कर्व भी नीचे आ जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको ब्लैक से शो कर देता हूँ। ये पैराबोला रहेगा इनिशियल पार्ट और 0.002 स्ट्रेंथ तक पैराबोला, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा ये। और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में जो आपको यहाँ पे स्ट्रेस मिलेगा ये कितना है, ये वैल्यू है एफ सी के अपॉन 1.5 जो निकल के आएगा 0.67 एफ सी के, राइट। तो जब हमने यहाँ पे एक्चुअल मेंबर को कंसीडर किया तो उस मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी निकल के आएगी, इतनी निकल के आएगी 0.67 एफ सी के। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और ये कंक्रीट के लिए होता है। ये जो कर्व है इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, दिस कर्व इज व्हाट, दिस कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये वाला जो कर्व है ये है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और किसके लिए ये है कंक्रीट के लिए। ठीक है, अब लास्ट डिज़ाइन कर्व, तो ये पार्ट आपका पैराबोला, उसके बाद ये बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल होगा। अगेन जहाँ तक कर्व पैराबोलिक होगा स्ट्रेन आपका वही है 0.002। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना जा सकता है कंक्रीट में बेंडिंग के कारण 0.0035। अब अगेन जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम हमेशा मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आया था 0.67 एफ सी के। अगेन मैं इसे क्या करूँगा 1.5 से भाग कर दूंगा। कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है और स्टील के लिए कितना है, स्टील के लिए 1.15 है। तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.45 एफ सी के। ये वैल्यू निकल के आती है 0.45 एफ सी के, ये वाला जो वैल्यू निकल के आएगा जिससे 0.45 एफ सी के। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, अब जो मेरा कर्व निकल के आए तीनों ही मेरी जो लाइन है, चेक करना, इस कर्व को मैं बोलता हूँ डिज़ाइन कर्व। तो अब बच्चे आप कोई सा भी कर्व उठा लो, चेक करना जरा, इवन अप टू स्ट्रेन 0.002 आपका जो कर्व है वो कैसा है, पैराबोलिक है, उसके बाद स्ट्रेट हो गया। क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा कि हमें ऐसा ही कर्व मिलेगा, या हमेशा जो हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो वेरिएशन ऐसी होगी पैराबोला और रेक्टेंगल की? आंसर इज नॉट नेसेसरीली। कोई जरूरी नहीं है कि कर्व ऐसे बनेंगे। कर्व मे टेक एनी शेप, वो ट्रेपोजॉइडल की शेप में भी जा सकता है, वो किसी भी शेप में जा सकता है एज पर द IS 456-2000 स्टेटमेंट। तो कोड बोलता है कि जब तक आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे कंफर्म ना करें रिजल्ट्स के साथ जो आपने कर्व फ्रेम किया है, तो वो कर्व आपका वैलिड नहीं होगा। अगर वो टेस्ट रिजल्ट्स कंफर्म करते हैं आपकी इस पर्टिकुलर शेप को जो आपने ड्रॉ करी है, इट मीन्स वो शेप आपकी ओके है। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा कंक्रीट के लिए वो पैराबोला और रेक्टेंगल का कम्बिनेशन निकल के आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आया, और पॉइंट क्या निकल के आया कि जो कंक्रीट के लिए हम डिज़ाइन स्ट्रेस लेके चलेंगे बेंडिंग में, डिज़ाइन स्ट्रेस किसके लिए, कंक्रीट के लिए, फॉर व्हाट, फॉर बेंडिंग। मतलब जब आपका कोई मेंबर बेंडिंग में सब्जेक्टेड है तो उस बेंडिंग के कारण दो तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ऑल दो वो मिनिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है आपको। बेंडिंग इक्वेशन हम यूज़ करते हैं सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। तो अंडरस्टैंड करना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन कितना, तो आंसर निकल के आ जाएगा 0.45 एफ सी के, ये आंसर निकल के आ जाएगा, दैट विल द आंसर, राइट।
चलिए, इसके साथ हमारा जो फोर्थ एजम्पशन होता है वो ये है बच्चे कि कंक्रीट किसी भी टेंशन को बियर नहीं करने वाला, एंटायर टेंशन इज बीइंग टेकन केयर बाय द स्टील एंड एंटायर कंप्रेशन इज बीइंग टेकन केयर बाय द कंक्रीट। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इन होल आरसीसी, इन होल नटशेल वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो मैं ये लिख देता हूँ कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो इग्नोर्ड है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, ठीक है जी, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ऑल्दो देखो ऐसा नहीं है कंक्रीट की कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती नहीं है, लगभग ये 7 से 15% के बीच में होते हैं। यूजुअली हम इसको 10% लेके चलते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछता है, पेपर में सवाल भी आ जाता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो वो 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर होती है। यूजुअली ये जो वैल्यू होती है वो 7 से 15% के बीच में होती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके साथ कुछ और चीज़ें बता दूं मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील के लिए बोलूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द स्टील, ये नेक्स्ट एजम्पशन है। स्ट्रेस, फिफ्थ एजम्पशन है ये, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील। अब चेक करना, आरसीसी में दो ही हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, एक है स्टील, दूसरा है कंक्रीट, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील में भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चे सबसे पहले माइल्ड स्टील की। आई विल टॉक अबाउट द माइल्ड स्टील जिसका हमें यील्ड पॉइंट डिफाइन होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिफॉर्म्ड बार की जिसके सरफेस के ऊपर रिप्स होती हैं, ठीक है जी। HYSD बार को हम यूज़ करते नहीं है आज की डेट में, रिप्लेस कर दिया हम उनको डिफॉर्म्ड बार से, लाइक TMT थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड हीट स्टील बार्स, या CRS बार हो गया, करोजन रेजिस्टेंट स्टील बार्स हो गया, जो हम बार यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर माइल्ड स्टील की हम बात करें, माइल्ड स्टील आप लोगों ने देखा भी होगा, माइल्ड स्टील ऐसा बार होता है जिसके सरफेस के ऊपर कोई भी रिप्स या प्रोजेक्शन नहीं होती। अगर हम सरफेस के ऊपर रिप्स या प्रोजेक्शन वाला स्टील देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वो किस तरह का बार है, वो आपका डिफॉर्म्ड बार है। इज इट ओके? अगर आप सरफेस के ऊपर रिप्स या प्रोजेक्शन देख रहे हो तो किस तरह का बार है, वो रिप्स बार है। सो दिस इज द डिफॉर्म्ड बार बेसिकली। ये कौन सा बार है? ये है आपका डिफॉर्म्ड बार, ठीक है जी। अब चेक करना जरा, देखो अब मैं माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ बच्चे, और आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जरूर इसको स्टडी किया होगा, नहीं किया है सो अटिल वी स्टडी सोम हम देखेंगे चीज़ों को। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ये मेरा स्ट्रेन का एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस में, ये मेरा स्ट्रेस का एक्सिस हो गया वाई एक्सिस में। तो मेरा जो कर्व निकल के आता है माइल्ड स्टील के लिए कुछ ऐसा निकल के आता है, कर्व फॉर द माइल्ड स्टील। लेकिन अगर मैं डिज़ाइन कर्व की बात करूँ, जैसे एक्चुअल कर्व बेसिकली, राइट, दैट वी आर नॉट कंसीडरिंग इन द डिज़ाइन, ठीक है। अगर मैं अपना डिज़ाइन कर्व कंसीडर करूँ तो डिज़ाइन कर्व कैसा है चेक करना। माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ फिलहाल, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइल्ड स्टील। तो अगर मैं आपको डिज़ाइन कर्व ड्रॉ करके दूँ तो ये वाई एक्सिस में स्ट्रेस आ जाएगा, एक्स एक्सिस में आपका स्ट्रेन आ जाएगा। तो इनिशियल पार्ट बचे यहाँ पे हमने, ये बिल्कुल लीनियर लाइन है स्ट्रेट, अगेन चेक करना ये बिल्कुल लीनियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओ ए मेरा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद बी इलास्टिक लिमिट हल्का से कर्व होगा, सी अपर यील्ड पॉइंट, डी लोअर यील्ड पॉइंट, डी ई आपका यील्ड प्लेट्यू जोन, ई एफ आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, एफ अल्टीमेट स्ट्रेस वाला पॉइंट मान लो, और जी यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट, तो एफ जी आपका नेकिंग वाला जोन बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये वाला ये लाइन तो आपका चला गया ऐसे सीधा यहाँ तक। उसके बाद हमने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल बना दिया, मतलब आपने ये वाला जो इसका यील्डिंग वाला जोन है ऊपर वाला अपर यील्ड पॉइंट, इसको निगलेक्ट कर दिया, ये बना आपका ऐसे। और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। व्हाट वी आर सेइंग दिस कर्व एज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इस कर्व को क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो बच्चे हमारा जो माइल्ड स्टील होता है उसमें जो यील्ड पॉइंट होता है वो डिफाइन होता है, और लोअर यील्ड पॉइंट को हम यहाँ पे अपना यील्ड स्ट्रेस लेके चलते हैं, क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट एक स्टेबल पॉइंट होता है। जैसे जैसे आप स्पेसिमेन का शेप चेंज करोगे, साइज चेंज करोगे, तो अपर यील्ड पॉइंट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा निकल के आती है एज कम्पेयर टू लोअर यील्ड पॉइंट। दैट्स वाई लोअर यील्ड पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज टेकन एज द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है जी, ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो डिज़ाइनिंग में क्या किया था, डिज़ाइनिंग में हमेशा स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो जब आप स्ट्रेंथ को कम करोगे बच्चे तो ये एफ वाई को आप भाग कर दो किससे,
अब स्टील के लिए जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.15 है, तो जब आप एफ वाई को 1.15 से भाग करोगे वैल्यू निकल के आएगा 0.87 एफ वाई। तो ये आपका कर्व ऐसे चला जाएगा। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इस कर्व को हम डिज़ाइन कर्व बोलेंगे, वी विल कॉल इट दैट डिज़ाइन कर्व। तो मतलब जब भी हम माइल्ड स्टील में whenever we are going to write the design stress for the mild steel, जब भी हम डिज़ाइन स्ट्रेस लिखेंगे किसके लिए, माइल्ड स्टील ऐसा स्टील जिसके सरफेस के ऊपर कोई रिप्स नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चे इसका जो आपको डिज़ाइन स्ट्रेस मिलेगा वो कितना निकल के आ रहा है, आंसर है 0.87 एफ वाई। एफ वाई क्या है, एफ वाई यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस है। व्हाट इज एफ वाई, एफ वाई इज द यील्ड स्ट्रेस, इज इट ओके। अच्छा ये तो हो गया यील्ड स्ट्रेस 0.87 एफ वाई। अब मुझे माइल्ड स्टील को यील्ड करवाना है, आई जस्ट वांट टू यील्ड द माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील को यील्ड करवाने के लिए ऑफकोर्स जो मुझे स्ट्रेन चाहिए पड़ेगा दैट विल बी द यील्डिंग स्ट्रेन। ये वाला स्ट्रेन हमें चाहिए पड़ेगा, इस स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, यील्डिंग स्ट्रेन की। अब चेक करना अगर आपने 100 बच्चे पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप 100 में पढ़ोगे। और मेरे ख्याल से इतना बेसिक तो पता होगा कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, तो ये शो करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ये क्या शो करता है, ये शो करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई, यंग्स मॉडुलस। तो चेक करना यहाँ पे इस लाइन का स्लोप ये हुआ ई, दिस इज नथिंग बट द ई, थीटा बोल दिया मैंने, ई हो गया। और यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ स्टील होता कितना है, स्टील का ई वैल्यू है कितना, दिस इज 2 × 10 रेज़्ड पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है बच्चे, ये वैल्यू है, राइट। अब अगर चेक करना बच्चे ये एंगल थीटा, ये थीटा, अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूँ यहाँ पे, इफ़ आई जस्ट वांट टू राइट द tan थीटा परपेंडिकुलर, ये कितना है वैल्यू, ये वैल्यू है 0.87 एफ वाई। तो परपेंडिकुलर पता है, सो 0.87 एफ वाई बेस निकालना है, दैट इज अ स्ट्रेन बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रेन निकल के आ जाएगा tan थीटा इज नथिंग बट ई, तो ये निकल के आ जाएगा 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस। अब एक चीज़ और चेक कर लो यहाँ पे, अब ये जो स्ट्रेन आ रहा है किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, तो मैं एम एस लिख देता हूँ। ये यील्डिंग स्ट्रेन है माइल्ड स्टील के लिए। अगर आप माइल्ड स्टील को यील्ड करवाना चाहते हो तो एटलीस्ट इतना स्ट्रेन तो आपको डेवलप करवाना ही है उस स्टील के अंदर। तो कितना चेक करना, 0.87 माइल्ड स्टील की बात की जा रही है। तो ग्रेड है बच्चे आपका Fe 250, तो ये Fe तो फेरस हो गया, तो ये 250 आ रहा है आपके पास एफ वाई, दैट इज 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो क्या करोगे यहाँ पे एफ वाई की जगह 250 रख लो और ई एस की जगह कितना है 2 × 10 रेज़्ड पावर 5, ये 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। और नीचे आपका ई वैल्यू भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, कट गया आपस में। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.00108। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलती है 0.00108। अगर आप माइल्ड स्टील को यूज़ कर रहे हो तो माइल्ड स्टील में अगर इतना स्ट्रेन अचीव हो चुका है तो वो यील्ड कर गया है। यील्डिंग स्ट्रेन इज़ नॉट द फेलियर स्ट्रेन। यील्डिंग स्ट्रेन की वो वैल्यू है जिस पे आपका जो मटेरियल है वो अनडिज़ायरेबल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इतनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन देगा कि आप उतने डिफॉर्मेशन को हो सकता है स्ट्रक्चर में अलाउ ना करो। लेकिन यहाँ पे हम स्टील को यील्ड करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक स्टील आपका यील्ड नहीं करेगा उसके जस्ट एडजेसेंट में आपका कंक्रीट है, एग्रीगेट है, तो वो स्टील उनको एग्रीगेट को पुश करेगा बाहर की तरफ, बट विल हैपन अपीयरेंस ऑफ क्रैक विल बी देयर। तो आरसीसी में वी वांट स्टील टू बी यील्ड, आरसीसी में हम चाहते हैं कि स्टील हमारा यील्ड करे, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। चलिए अब अगर मैं बात करूं, मेरा जो स्टील है वो है यहाँ पे डिफॉर्म्ड बार। डिफॉर्म्ड बार में आपका कौन सा ग्रेड आएगा, आपका Fe 415 भी हो सकता है, आपका Fe 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Fe 600 भी हो सकता है। तो फॉर डिफॉर्म्ड बार लाइक Fe 415 की बात कर लो, Fe 500 ग्रेड की बात कर लो, Fe 550 ग्रेड की बात कर लो, Fe 600 ग्रेड की बात कर लो। अब जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ता है उसकी डक्टिलिटी घटती है और ब्रिटलनेस बढ़ती है। तो यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट है D फॉर डक्टिलिटी ये लगा हुआ है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेटलर्जी ऑफ स्टील, ठीक है। हमें उसमें नहीं जाना, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो कैपिटल D लगा होता है ये डक्टिलिटी को शो करता है। अब चेक करना,
अब माइल्ड स्टील से ऊपर जितने भी ग्रेड ऑफ स्टील है बच्चे, उनका हमें यील्डिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। तो जब भी आपको स्टील का यील्ड पॉइंट पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम प्रूफ स्ट्रेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं और यील्डिंग वाला स्ट्रेस हम बता देते हैं कितना होगा। ठीक है, अब चेक करना ज़रा, अब चेक करना और देखना। अब ये मेरा यहाँ पे कर्व आया था किसका, माइल्ड स्टील का, तो माइल्ड स्टील के लिए तो डिफाइन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ डिफॉल्ट बार की, चेक करना, डिफॉल्ट बार की बात करूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्टली डिफॉल्ट बार की बात करता हूँ। तो बच्चे डिफॉल्ट बार के लिए जो कर्व निकल के आया वो कुछ ऐसा निकल के आता है डिफॉल्ट बार के लिए, दिस इज फॉर द डिफॉल्ट बार। तो इसमें आपको अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो मेरा माइल्ड स्टील का कर्व है तो मैं 0.002 मतलब 0.2% बन गया ये। तो 0.002 कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखना, ये ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, मतलब दोनों का जो स्लोप है वो सेम है। तो इनिशियली यहाँ पे अगर मैं इसको बिल्कुल माइल्ड स्टील के साथ कंपेयर करूँ तो इसका जो स्लोप निकल गया था 2 × 10⁻⁵, दोनों का सेम स्लोप है, हैविंग सेम ई। जहाँ पे भी ये रेड वाली लाइन ग्रीन वाले कर्व को हिट करती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो आपको स्ट्रेस मिलता है, दिस इज द प्रूफ स्ट्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या है कि जब भी हमें किसी भी मटेरियल, खासकर स्टील का यील्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू पता नहीं है, तो वो वैल्यू पता करने के लिए हम माइल्ड स्टील की हेल्प से, मतलब 0.2% बन गया 0.002 स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन जहाँ पे भी इस कर्व को हिट करेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस निकल के आएगा, दैट विल बी द प्रूफ स्ट्रेस। तो आपने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से, और इसे हम बोलते हैं ऑफसेट मेथड, इसे हम ऑफसेट मेथड भी बोलते हैं। ऑफसेट क्या होता है, सर्विंग में आपने नाम सुना होगा, जो लेटरल डिस्टेंसेस होते हैं बेसिकली। ऑफसेट दो तरह से निकल के आता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट भी होता है और ऑब्लिक ऑफसेट भी होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको डिज़ाइन बताऊं कि डिज़ाइन कर्व कैसा है, चलिए देखते हैं, डिज़ाइन कर्व की बात करते हैं। डिज़ाइन कर्व किसके लिए, डिफॉल्ट बार के लिए। तो एक्स एक्सिस में तो स्ट्रेन और वाई वाई एक्सिस में है स्ट्रेस। अब इसमें चेक करना, अब देखो हमारा पार्ट इनिशियली स्ट्रेट है बच्चे, यहाँ पे मतलब ये बिल्कुल लीनियर लाइन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लीनियर लाइन होगी। इसके बाद आपको इसमें ये नॉन लीनियर पार्ट मिलेगा, ब्लैक वाला जो पार्ट है वो नॉन लीनियर पार्ट है, और इसके बाद अगेन आपको ये हॉरिजॉन्टल मिल जाएगी लाइन, ये बना बच्चे कर्व। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रेस मिलता है, अगर मैं इसको बोलूँ मेरा आइडियलाइज कर्व है, तो इसे मैं बोलूँगा यहाँ पे एफ वाई। नाउ दिस इज द यील्ड स्ट्रेस, हाउ टू राइट दैट आई टोल्ड टू यू कि यहाँ पे आपका जो प्रूफ स्ट्रेस है, अब यही आपका यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस बनता है, किसके लिए, डिफॉल्ट बार के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिज़ाइन कर्व की, ये तो मेरा आइडियलाइज कर्व है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कुछ भी बोल, दोनों सेम ही है। दिस इज आइडियलाइज कर्व और कैरेक्टरिस्टिक कर्व, बोथ आर सेम। आइडियलाइज कर्व और कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो इफ़ आई टॉक अबाउट डिज़ाइन, तो आपने क्या करना है बच्चे, ये जो आपका एफ वाई है डिज़ाइन में, अगेन इस एफ वाई को आपने भाग कर देना 1.15 से, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0.87 एफ वाई। तो डिज़ाइन स्ट्रेस तो वही निकल के आ रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो अब जो मेरा कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। तो पहले तो मैं ये अपना जो नॉन लीनियर पार्ट है जो ब्लैक से शो कर रहा हूँ, यहाँ से शो कर देता हूँ, इतना रहेगा। और इसके बाद ये जो वैल्यू निकल के आती है बच्चे, ये वाली वैल्यू है। इज इट ओके? तो ये जो कर्व निकल के आया, दिस इज द डिज़ाइन कर्व, ये ध्यान रखना। ये जो कर्व निकल के आया, कौन सा कर्व है ये आपका डिज़ाइन कर्व है। ठीक है, तो कितने स्ट्रेन के ऊपर आपने ये लाइन ड्रॉ करा था, 0.002 पे, तो ये लाइन को मार्क कर लो यहाँ पे, ये लाइन इधर आएगी निकल के, इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो आपको ये वाला ये स्ट्रेन है कितना, ये स्ट्रेन है 0.002। अगर आपसे यील्डिंग स्ट्रेन पूछा जा रहा है कि डिफॉर्म्ड बार को यील्ड करवाने के लिए आपको कितना यहाँ पे स्ट्रेन चाहिए पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू निकालो आप पहले। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, दैट इज हैविंग द सेम ई वैल्यू। तो जो एंगल यहाँ पे थीटा, वही एंगल यहाँ पे थीटा, इसका भी ई सेम है, दैट इज 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm² बोल दो या एमपीए में लिख दो, दैट इज ई वैल्यू। इज इट ओके? अब चेक करना ये वैल्यू है कितनी, ये वर्टिकल वाली,
ये जो वर्टिकल वाली वैल्यू है ये 0.87 Fy, दिस वर्टिकल वैल्यू इज 0.87 Fy। आपको ये बेस निकालना है इसका, तो देखो कैसे निकालोगे बेस, हाउ टू कैलकुलेट द बेस, अगेन tan थीटा लगा लो। tan थीटा क्या बन जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आ गया 0.87 Fy। बेस को मैं साइन ऑफ इंटरवेशन से मार्क कर देता हूँ, तो साइन ऑफ इंटरवेशन कितना आ जाएगा 0.87 Fy अपॉन tan थीटा है क्या, tan थीटा इज यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ द स्टील, यस आ गया। अब जैसे साइन ऑफ इंटरवेशन निकला इसमें ये वैल्यू ऐड कर दो, तो जो आपका डिफॉर्म्ड बार है उसको यील्ड करवाने के लिए जो यील्डिंग स्ट्रेन चाहिए पड़ेगा वो वैल्यू निकल के आ गई। तो वैल्यू कितना निकला वो, तो ये जो आपका स्ट्रेन इन स्टील है, यील्डिंग स्ट्रेन कितना चाहिए पड़ेगा अगर आप यील्ड करवाना चाहते हो, 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES। तो बच्चे अलग अलग यील्डिंग स्ट्रेन निकल के आएगा। अब ये जो मेरा स्टील में स्ट्रेन है ये ज़्यादा होना चाहिए या बराबर हो सकता है इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में, तो मैंने यहीं पे कर दिया इसको। अगर मैं Fe 415 की बात करूं तो Fy को 415 से रिप्लेस करो, ES आपको पता है 2 × 10⁵ पुट करना है, तो बच्चे वैल्यू निकल के आती है 0.00308। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आती है, ये 38 निकल के आता है, 308 नहीं होता ना। ये गेट में पूछा हुआ सवाल है 2023 के अंदर। अगर ये तो आ गया Fe 415 के लिए, जब आपने Fy 415 पुट किया, जब आप Fy 500 पुट करोगे, ये अभी रिसेंटली बच्चे आप बोल सकते हो पिछले साल, रिसेंटली तो नहीं, ये 2024 का तो नहीं है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है ये। अगर आप Fe 500 की बात करोगे, जस्ट चेक, अब आपने Fy 500 न्यूटन पर m² पुट करना है, ई आपका सेम है वही 2 × 10⁵। अब देखना ये वैल्यू जो निकल के आती है 0.0042 निकल के आती है, जो आपका यील्डिंग स्ट्रेन है। आप चेक करना जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ रहा है वैसे वैसे यील्डिंग स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इज इट ओके? तो ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। तो बच्चे हम क्या बोलते हैं कि हमारी स्टील के अंदर डिज़ाइनिंग में जो स्ट्रेन होना चाहिए LSM में वो इस यील्डिंग स्ट्रेन से ज़्यादा ही होना चाहिए बीम के लिए। तो स्ट्रेन इन स्टील एप्सिलॉन ST का मतलब है स्ट्रेन इन स्टील शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES, जो हर तरह के ग्रेड के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ऑल तो माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू तो डिफाइन होती है जो इससे बहुत कम है, 0.00108 है। लेकिन अगर यील्डिंग स्ट्रेन से ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा होगा स्टील में तो अच्छी बात है, हम तो यील्ड करवाना चाहते हैं, इसलिए सभी के लिए इसको अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए अब चेक करना बच्चे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे फाइनल डायग्राम दे दूँ जो पीछे मैंने शो किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे कहाँ पे शो किया था डायग्राम मैंने। इधर ये देखो जरा, ये देखो। अब कंक्रीट में तो आपने मैक्सिमम स्ट्रेन लिख दिया, ये कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन है। हम कभी चाहते नहीं है कंक्रीट अपने स्ट्रेन को अचीव करें, हम कभी चाहते नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्ट्रेन इन स्टील शुड बी ग्रेटर देन और इवन इक्वल टू 0.002, मिनिमम बराबर तो होना ही चाहिए, इससे बड़ा होगा तो अच्छी बात है, 0.87 Fy अपॉन ES, ये निकल के आ गया वैल्यू। और अगर हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें बच्चे यहाँ पे, अभी आपको बताया स्ट्रेस डायग्राम भी, तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा निकल के आता है, नॉन लीनियर होता है ये। तो इसका जो पार्ट है बच्चे रेक्टेंगल और पैराबोला का कॉम्बिनेशन है। ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू है यहाँ पे 0.45 FCK, दिस इज अ डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, यहाँ पे 0 है। और स्टील के लिए बच्चे डिजाइन स्ट्रेस कितना अभी आपको बताया मैंने, स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेस कितना है 0.87 Fy है, 0.87 Fy लगेगा कहाँ पे ये इसके। अब बच्चे इसका हम क्या करते हैं, इसका हम CG निकालेंगे। पहले इसका एरिया निकलता है, फिगर नंबर 1 का एरिया निकलेगा, फिगर नंबर 2 का एरिया निकलेगा, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स निकल के आएगा, जिसको मैं कैपिटल C बोल देता हूँ। ये जो मेरा कैपिटल C है, ये जो मैं यहाँ पे पोर्शन हैच कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाला, इसका एरिया निकालेंगे तो ये एरिया मुझे रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स को दे देगा। और ये जो मेरा रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स निकल के आता है, क्योंकि अभी मैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर आने वाला हूँ डायरेक्टली, ये जो रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स निकल के आता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.36 FCK इंटू बी, ये वैल्यू निकल के आती है इसकी, या 0.36 FCK इंटू XU लिख लो आप, है ना। XU क्या है वो बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ XU। तो XU क्या है, XU मेरा ये टॉप कंप्रेशन फाइबर से जहाँ पे आपने न्यूट्रल एक्सिस मार्क किया है इसका ये डिस्टेंस है। सो दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU।
इज इट ओके? और ये कहाँ लाई करता है? तो टॉप कंप्रेशन फेज से कितना नीचे लाई करता है ये? तो आंसर है 0.42 टाइम्स ऑफ एक्सयू। ये बच्चे जब हम इस पूरे पार्ट का एनालिसिस करते हैं, इस रेक्टेंगल और इस पैराबोला वाले पार्ट का, तो रेक्टेंगल का सीजी कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला का सेंट्रॉइड सीजी कहाँ लाई कर रहा है। तो ओवरऑल दो अलग अलग फिगर हैं, इनका क्लब करके देखें इनका सीजी कहाँ पे लाई करेगा। तो सेम हमारा जो सीजी लाई करता है वो टॉप से जो डिस्टेंस निकल के आता है 0.42 टाइम्स ऑफ एक्सयू निकल के आता है। अपनी रेगुलर क्लास में इसको हम डिराइव भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना टाइम नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर आपको कैलकुलेट करके अगर मैं देता हूँ इधर, राइट। तो ध्यान रखना ये वैल्यू निकल के आती है। और रिजल्टेंट कंप्रेशन और रिजल्टेंट टेंशन फोर्स के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लीवर आर्म, जिसे हम जेड से डिनोट करेंगे लीवर आर्म को, ठीक है। अब आते हैं सवाल के ऊपर, जो सवाल मैं लेके आया हूँ। और सवाल से ये जो अभी हमने डाटा स्टडी किया, किस तरह से उस सवाल को हल करना है, जो 2 नंबर का सवाल था गेट में, ये देखते हैं। ये चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 नंबर का सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 55। दोनों को मैं फ्रेम कर देता हूँ एज इट इज। और ये मॉर्निंग सेशन का सवाल है, देखो लिखा है यहाँ पे NAT है ना, ये 2 नंबर का सवाल है। इसमें मतलब आपको आंसर खुद फ्रेम करना होता है। चेक कर लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कंसीडर द सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर कंक्रीट बीम। कैंटिलीवर में बस ये फर्क निकल के आएगा, कैंटिलीवर बीम में बच्चे जो टेंशन आती है वो ऊपर आती है, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन नीचे आती है। तो जिस भी जोन में टेंशन आ रहा होगा आपको मेन स्टील वहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इसके अंदर देखो डाटा क्या गिवन है। कंसीडर द सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर कंक्रीट बीम। अगर ये कैंटिलीवर है, खुद सोचो जरा, तुम सिविल इंजीनियर हो, तो जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा व्हाट विल हैपन, कुछ ऐसे इसकी बेंडिंग होगी। तो टॉप में क्या आएगा? टॉप में कंप्रेशन आएगा, और बॉटम में क्या आएगा? टॉप में टेंशन आएगा, और बॉटम में क्या आएगा? बॉटम में कंप्रेशन आएगा। और जहाँ पे टेंशन आ रही है वहाँ पे हमें क्या देना है? वहाँ पे हमें स्टील देना है, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारा ये जो कंक्रीट है इट इज़ वेरी वीक इन टेकिंग टेंशन, टेंशन को वो बियर नहीं कर पाता, ठीक है जी। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोला गया है, Fe 415 ग्रेड स्टील बोला गया है। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर फॉर द सेक्शन एट अल्टीमेट स्टेट एज पर IS 4562,000 रोटेशंस आर गिवन। द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन पूछ रहा है बाय लिमिट स्टेट मेथड इज, जो किलो न्यूटन मीटर में है, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। नोट बोल रहा है हेयर AS इज द टोटल एरिया ऑफ टेंशन बार, B is the width of section, D is the effective depth of the bar a section, FCK is the characteristic compressive strength of the concrete cube, FY is the yield stress of the steel, XU is the depth of neutral axis। आपको फिगर गिवन है। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो उल्टा ड्रॉ किया, नहीं, यहाँ पे उल्टा है। उल्टा इसलिए है क्योंकि मैंने जो आपको फिगर ड्रॉ किया था दैट वाज काइंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें टेंशन नीचे आएगा, टेंशन नीचे आएगा तो मेन स्टील नीचे है, जबकि यहाँ पे आपका स्टील ऊपर दिया हुआ है क्योंकि कैंटिलीवर बीम का केस है, ठीक है। अब चेक करना जरा सवाल में क्या गिवन है। सवाल में आपको 3 बार गिवन है, 3 बार 28 mm डायमीटर। तो AST लिख लो, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कितना है, 3 बार गिवन है। एक बार का एरिया π/4 इंटू 28 का स्क्वायर कर लो, समझ रहे बात को। तो ये AST निकल के आ जाएगा। और चेक करना, आपको स्ट्रेस डायग्राम तो गिवन है ही यहाँ पे, तो ये इसने मार्क कर दिया टॉप कंप्रेशन फाइबर से, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ध्यान रखना। और इसका जो डिस्टेंस है वो XU है, तो ये बच्चे ये डिस्टेंस कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो AST आपने निकाल लिया। अच्छा, रिजल्टेंट टेंशन फोर्स कैसे लिखोगे? रिजल्टेंट टेंशन फोर्स कैपिटल T, तो डिज़ाइन स्ट्रेस कितना है स्टील के लिए 0.87 FY, गुणा कर लो बच्चे इसको एरिया ऑफ स्टील से। स्ट्रेस इनटू एरिया इज नथिंग बट फोर्स। स्ट्रेस इनटू एरिया इज फोर्स। अब चेक करो, अब क्वेश्चन के अंदर 0.87 FY दिया है 415, एरिया ऑफ स्टील हमने कैलकुलेट कर लिया 3 इंटू π/4 इंटू 28 का स्क्वायर, निकाल लेंगे यहाँ से, निकल जाएगा बच्चे आपका क्या, रिजल्टेंट टेंशन फोर्स। दिस इज द रिजल्टेंट टेंशन फोर्स। अगर रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स लिखना चाहते हो, अगेन फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखा है 0.36 FCK B इंटू XU। अब चेक करना जरा, तो रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स में 0.36 FCK गिवन है 25, B भी आपको गिवन है, मेरे ख्याल से B देखना कितना गिवन है, B गिवन है 300 mm। अब XU गिवन है तो XU को एज इट इज रहने दो, आपका C निकल के आ जाएगा, मतलब वैसे रहेगा फॉर्मूला। अब जब भी आप
लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करोगे, वैन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब आप ये चेक कर लो कि आपको सवाल में जो एक सेक्शन गिवन है, बीम गिवन है, वो अंडर इन्फो सेक्शन है या बैलेंस सेक्शन है या ओवर इन्फो सेक्शन का केस गिवन है। तो वो कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले बच्चे हम एक्सयू लिमिटिंग फाइंड आउट करेंगे। एक्सयू लिमिटिंग, मेरा बैलेंस सेक्शन में जो भी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी उसको बोलते हैं एक्सयू लिमिटिंग। बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन मेरा जिसमें अमाउंट ऑफ स्टील कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया गया है कि जब स्टील यील्ड कर रहा है उसी वक्त कंक्रीट भी अपने अल्टीमेट स्ट्रेन को अचीव कर रहा है। दैट इज़ जब स्टील में यील्डिंग हुआ साइमल्टेनियसली कंक्रीट भी आपका फेल कर गया, जो सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दैट सेक्शन इज सैड टू बी द बैलेंस सेक्शन, फेलियर इज सैड टू बी द बैलेंस फेलियर, और एक ब्रिटल फेलियर निकल के आता है ये। ठीक है, तो मुझे एक्सयू लिमिटिंग निकालना है, और एक्सयू लिमिटिंग बच्चे कैसे निकालते हैं? अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका स्ट्रेन डायग्राम है इसको उठा लोगे। अब बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो बैलेंस सेक्शन में कंक्रीट भाई अपने जो स्ट्रेन है मैक्सिमम तक पहुंचा, वो 0.0035, और स्टील में मिनिमम स्ट्रेन कितना, यील्डिंग स्ट्रेन, जब स्टील आपका यील्ड किया उसी वक्त कंक्रीट भी फेल किया, तो दोनों को इक्वेट कर लो। तो ये आपकी जो एक्सिस है, इसको देखो मैंने उल्टा डायग्राम ड्रॉ किया है, ऑल तो यहाँ पे कैंटिलीवर दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, और ये बचता है बच्चे आपका d माइनस एक्स यू। इसी को घुमाना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी सेम है सब कुछ। कोशिश करता हूँ इसको टिल्ट करने की। उल्टा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, रहने दो उसको, ऐसे रहने दो, दिखेगा आपको उल्टा दिखेगा अभी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हो, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे है थीटा, वही एंगल यहाँ पे है थीटा। डी आपको गिवन होगा, एक्स यू निकालना है, ये सारा ये कांस्टेंट है बच्चे, ये कांस्टेंट है, एफ वाई देखे रखेगा, ई एस आपको पता है 2 × 10⁵। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकल के आता है, एक्स यू लिमिटिंग 0.53 डी एफ ई 250 के लिए, 0.48 डी एफ ई 415 के लिए, 0.46 डी एफ ई 500 के लिए, 0.44 डी एफ ई 550 के लिए, 0.43 डी एफ ई 600 के लिए। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ये एफ ई 250 के लिए है। इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चे तो यही वैल्यू निकल के आती है जो यहाँ पे मैं फ्रेम कर रहा हूँ। एफ ई 415 के लिए, एफ ई 500 के लिए, एफ ई 550 के लिए, एफ ई 600 के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम एक्सयू लिमिटिंग लिख रहे होते हैं, एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला आता है 700/1100 प्लस 0.87 एफ वाई होल मल्टीप्लाइड बाई डी। जैसे जैसे आप यहाँ पे एफ वाई पहले 250, 415, 500, 550, 600 पुट करोगे, अलग अलग आपको एक्सयू लिमिटिंग मिलता रहेगा इन टर्म ऑफ डी। ठीक है जी, सो क्लियर होगा मेरे ख्याल से इतना। अब चेक कर लो आपको क्या गिवन है सवाल में। एफ ई 415 गिवन है और सीधा सीधा इफेक्टिव डेप्थ भी दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया है? इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया हुआ है, 600 mm आपको ओवरऑल डेप्थ गिवन है। ओवरऑल डेप्थ गिवन है 600 mm का है, राइट। तो इस 600 mm से जब आप 45 mm घटाओगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ मिल जाएगी। कितना ये? तो ये इफेक्टिव डेप्थ बन जाएगा। 600 में से 45 mm घटा लो तो कितना निकल के आ रहा है? ये 555 mm निकल के आ जाएगा। ये 555 mm है कि नहीं? अब इफेक्टिव डेप्थ आपको मिल गया। और एफ ई 415 ग्रेड कमेंट किया है यहाँ पे, देखो एफ ई 415। तो जब एफ ई 415 ग्रेड स्टील होगा तो हमारा जो डेप्थ निकल के आएगा न्यूट्रल एक्सिस का, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो एक्सयू लिमिटिंग होगा वो निकल के आ जाएगा 0.48 इंटू 555। 555 का 50% कर लो, ऑल तो ये वैल्यू उससे भी कम निकल के आएगी। 555 का 50% कर लो, उससे कम निकल के आएगी वैल्यू है। चेक कर लेना जो भी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये निकला बच्चे आपका एक्सयू लिमिटिंग। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप क्या करोगे? कैलकुलेट, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो और देखना कितना आ रहा है। कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और ये ध्यान रखना, जब भी आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे
क्या करना है, रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स को रिजल्टेंट टेंशन फोर्स के बराबर इक्वेट कर देना है। सो जस्ट इक्वेटिंग द रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स, जस्ट इक्वेटिंग द रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स विद रिजल्टेंट टेंशन फोर्स। रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स कितना, आंसर है 0.36 FCK B इंटू XU और रिजल्टेंट टेंशन फोर्स 0.87 FY डिज़ाइन स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील। राइट हैंड साइड में सारा डेटा पता है, ये पता है, ये देखे रख रहा है M25, ये गिवन है 300, ये निकल जाएगा XU। तो यहाँ से XU कैलकुलेटेड, यहाँ से XU निकल जाएगा आपके पास। और जैसे यहाँ से आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकला, आप इसको कंपेयर करो एक्सियो लिमिटिंग के साथ जो अभी आपने पीछे निकाला था। उसके बाद क्या करना है, चेक करना है आपने, अगर एक्सियो आपका बड़ा निकल के आ रहा है, एक्सियो पहले छोटा करो, अगर आपका एक्सियो आपका बराबर निकल के आ रहा है एक्सियो लिमिटिंग के, तो क्या बोलोगे सेक्शन को, सेक्शन इज साइड टू बी द बैलेंस सेक्शन। उस तरह के सेक्शन को क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन। अगर एक्सियो आपका बड़ा निकल के आ रहा है किससे, एक्सियो लिमिटिंग से, क्या बोलते हो इस तरह के सेक्शन को, ओवर इन्फोर्स सेक्शन। अगर एक्सियो आपका छोटा निकल के आ रहा है किससे, एक्सियो लिमिटिंग से, क्या बोलते हो इस तरह के सेक्शन को, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। तो बच्चे आप चेक कर लेना, अभी जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सियो निकल के आता है मेरा वो छोटा निकल के आता है एक्सियो लिमिटिंग, मतलब जो गेट में सवाल पूछा हुआ था, मतलब मेरा जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम गिवन है, जो कैंटिलीवर है वो किस तरह का है, वो एक अंडर इन्फोर्स सेक्शन गिवन है। अंडर इन्फोर्स का ये मतलब है कि आपका स्टील पहले हील्ड कर जाएगा एज कंपेयर टू कंक्रीट रीचिंग इट्स अल्टीमेट स्ट्रेन वैल्यू। ऑल्दो पूरे आरसीसी के अंदर फेल कंक्रीट ही करेगा, लेकिन स्टील का काम होगा उस कंक्रीट को ग्रेजुअल वे में फेल करवाना, डक्टाइल वे में फेल करवाना। मतलब जो फेलियर है उसको अगर इनिशिएट करवाना है तो उसको स्टील इनिशिएट करवाया है ना, ये ध्यान रखना आपने। अब ये देखो, तो यहाँ पे सारा डाटा गिवन है, पूछा क्या हुआ था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। अगर ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन निकल के आ रहा है, इफ दिस इज कमिंग टू बी अंडर इन्फोर्स सेक्शन, तो बच्चे क्या करना है फिर, देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चेक करना बच्चे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या तो आप रिजल्टेंट टेंशन इनटू लीवर आर्म कर लो या रिजल्टेंट कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म कर लो। पीछे फिगर दिखाया था, उसमें बताया था रिजल्टेंट टेंशन और रिजल्टेंट कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस लीवर आर्म होता है, तो रिजल्टेंट टेंशन इनटू लीवर आर्म कर लो बिकॉज इज अंडर इन्फोर्स। तो 0.87 FY 415 इंटू AST आपने निकाला है, और जेड कितना होता है बच्चे, ये लीवर आर्म होता है D माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ XU आपने निकाला है। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर के अंदर, चेक कर लेना कितना है। इज इट ओके, ये सवाल निकल गया। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बताया यहाँ पे, और इसमें और भी कुछ चीज़ें थी जो रह गई हैं, लेकिन अगर आप ये सवाल हल कर रहे हो गेट का तो मेरे ख्याल से 2 मिनट आपको लग जाएंगे आराम से, ठीक है, इससे ऊपर समय नहीं लगता। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो आप इसको 1.5 मिनट या 1 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर होता है आपके पास, वर्चुअल कैलकुलेटर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी क्वारी प्लेस कर सकते हैं, और नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर कॉल करके भी यहाँ पे स्टेटस पूछ सकते हैं, सेंटर कहाँ पे है। अगर आपकी कोई और भी जनरल क्वारी है तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए ओके देन, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।